प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पूरे मन से पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 किया, जिसमें हम लोगों ने यह डिसाइड किया कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज 4.2 में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसे कैसे हम लोग हल कर सकते हैं और उसे हल करने की गुणनखंड विधि हम लोग पढ़ेंगे। इसी पर आधारित हमारी एक्सरसाइज 4.2 है। आइए उसे स्टार्ट करने के पहले यह देख लें कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दिया गया है 2x² - 3x + 1 = 0। यह इक्वेशन कैसा है? चूंकि यहाँ पर वेरिएबल्स की डिग्री 2 है, घात 2 है, इसलिए यह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। दूसरी चीज कि इस इक्वेशन में x² का कॉफिशिएंट 2 और x का कॉफिशिएंट 3 है। अगर हम लोग x के स्थान पर 1 पुट कर दें, यानी सब्स्टिट्यूटिंग x = 1 इन इक्वेशन, तो 2 × 1 की पावर 2 माइनस 3 × x के स्थान पे 1 लिखा, 3 × 1 + 1 = 0। तो 1² यानी 1 × 1 = 1 और 2 × 1 = 2, फिर 3 × 1 = 3 + 1 = 0। अब 2 से -3 तो ये आया -1 और ये +1, तो ये +1 और -1 हो गया 0, यानी 0 = 0। तो ध्यान दीजिए कि इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन जो है, जो LHS यानी दाएं पक्ष में जो चीज़ें दी जा रही हैं वो बाएं पक्ष भी उसके बराबर हो जाता है। तो यानी इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि 1 जो है जब इसमें पुट किया जाता है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, यानी 1 जो है इस इक्वेशन का, इस द्विघात समीकरण का रूट है, यानी मूल है। समझ रहे हैं? और दूसरी चीज, इट मीन्स दैट 1 is 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यही 1 इस इक्वेशन का तो रूट है, लेकिन वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद का शून्यक भी है। और शून्यक क्या होता है हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का वह मान जिसको रखने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वही उसका शून्यक होता है। और अगर यहाँ पर हम x = 1 रख देते हैं तो यह पूरा का पूरा बहुपद क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो यानी बहुपद के केस में, पॉलिनोमियल्स के केस में यह 1 जो है वो क्या है? 0 है, यानी शून्यक है। और इक्वेशन में यही 1 जो है उस द्विघात समीकरण का मूल है, यानी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में अंतर मैंने पहले ही बता दिया है कि इक्वेशन में इक्वल साइन रहेगा और पॉलिनोमियल में इक्वल साइन नहीं रहेगा। इसी आधार पर मूलतः हम लोग इन दोनों को विभक्त कर सकते हैं। इन जनरल यानी व्यापक स्वरूप में अगर इस इक्वेशन को हम व्यक्त करना चाहें तो क्या व्यक्त कर सकते हैं? ax² + bx + c = 0 वेयर a is not equal to 0। a is not equal to 0 का मतलब ये है कि अगर मान लो सपोज a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x² का कॉफिशिएंट क्या है? अगर 0 होगा तो यह पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में यह जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए ज़रूरी यह है कि व्यापक स्वरूप में जब हम ax² + bx + c = 0
यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग अल्फ़ा रख दें तो ये क्या हो जाएगा, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ पर 1 इक्वेशन के केस में 1 क्या था, रूट था यानी मूल था, और पॉलिनोमियल्स के केस में वही इसका शून्यक है। तो वैसे ही यहाँ पर अल्फ़ा इज ए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फ़ा x के स्थान पर हम अल्फ़ा रख देते हैं और अल्फ़ा का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर उस मान को हम यहाँ पर अल्फ़ा के स्थान पर पुट कर दें और यह टोटल का टोटल 0 हो जाए, यानी RHS LHS के इक्वल हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि यह अल्फ़ा जो होगा, अल्फ़ा इज ए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अल्फ़ा द्विघात समीकरण का एक हल है। और समीकरण क्या है, वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा इज ए 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इक्वल ना लगा हो और अल्फ़ा की वैल्यू जो रखी जाए वो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स को 0 कर दे, तो वही क्या होगा, अल्फ़ा द्विघात बहुपद का शून्यक भी है। तो यानी कहने का मतलब यह है, अल्फ़ा जो है इक्वेशन के केस में, इक्वेशन में क्या होगा, वो इसका रूट होगा यानी मूल होगा, और वही अल्फ़ा पॉलिनोमियल्स के केस में क्या, यानी अल्फ़ा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में रूट है, मूल है। द्विघात समीकरण के लिए यह अल्फ़ा जो है वो इसका मूल है, और यही अल्फ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद के लिए वह इसका 0 है, यानी शून्यक भी है। उसी तरीके से यहाँ पर यह जो 1 है, यह 1 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल भी है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यही 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए वह इसका 0 भी है, यानी द्विघात बहुपद का एक शून्यक भी है। तो यानी कहने का मतलब कि जो इक्वेशन के लिए रूट होगा वही पॉलिनोमियल्स के लिए शून्यक भी होगा। दूसरी चीज़, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जैसा हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते थे, कितने शून्यक हो सकते थे, 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी कितने मूल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, ठीक ना। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के लिए अधिकतम 2 शून्यक हो सकते थे, वैसे ही किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम 2 ही मूल हो सकते हैं, ठीक। और इसके आगे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि फैक्टराइजेशन, यानी कोई भी इक्वेशन अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो उसका फैक्टराइजेशन हम लोगों ने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किया था तो उसमें फैक्टराइजेशन मेथड में देखा था कि जब यह 3 टर्म वाले कोई भी इक्वेशन दिए गए हैं तो इसमें मध्य टर्म को हम लोग कैसे ब्रेक करते थे, वो आप लेक्चर वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि इस मिडिल टर्म को ऐसा डिवाइड करना है कि जिसका एडिशन तो -3x आए, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो, जो कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स वाले में पढ़ा है। आइए अब यही सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड को गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल एक्सरसाइज 4.2 को करते हुए करते हैं। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन मेथड से उनके 0 यानी शून्यक ज्ञात किए थे। अब हम लोग यहाँ पर उसी फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट यानी मूल को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में दे रहा है इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0।
तो ध्यान दीजिए ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि यहाँ पर वेरिएबल्स x की पावर जो है वो 2 है और इसमें 3 टर्म हैं, 1 2 3 यानी 3 पद हैं। और अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन हो जिसमें 3 पद हों यानी 3 टर्म हों, तो हम लोग क्या करते थे फैक्टराइजेशन मेथड में, इस मिडिल टर्म को पहली चीज कि पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई कराते थे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक ना। और फिर इस -3x को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करते थे जिनका मल्टीप्लिकेशन जो हो वो 10x स्क्वायर के इक्वल हो। तो यानी 5 और 2, 5 2 जा, अगर मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 10, और अगर 5 की वैल्यू हमें यहाँ क्या लाना है माइनस, तो यानी 5 को बड़ी संख्या को माइनस साइन देंगे और छोटी संख्या को प्लस साइन देंगे, तो -3 और +2 ये क्या आएगा -3, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन जो हो वो 10x स्क्वायर यानी -5x प्लस 2x रखेंगे तो क्या आएगा -3x आ जाएगा। और वैसे ही -5x और +2x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -3x। तो इस आधार पर हम लोग इस मिडिल टर्म को -5x और +2x में डिवाइड करते हैं, तो हो गया x स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया x -5 प्लस 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x और 2 5 जा 10, तो x -5 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आया x -5 और दूसरा आया x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 इक्वल साइड चेंज करेगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो गया x इक्वल टू 5। वैसे ही x + 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2 इक्वल साइड चेंज करेगा तो -2। तो यानी इस दिए गए इक्वेशन का, इस दिए गए समीकरण का जो मूल है वो 2 संख्याएं हैं, एक तो पहली 5 है और दूसरा -2 है। दैट इज रूट ऑफ द इक्वेशन आर 5 एंड -2, यानी दिए गए इक्वेशन का मूल जो है वो 5 और -2 है। अब आइए इसी तरीके से हम लोग करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें दिया जा रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 2x स्क्वायर इंटू 6, तो ये क्या आ जाएगा, ये 12x स्क्वायर आ गया, ठीक ना। और ये मिडिल टर्म क्या है x है, तो x का ऐसा 2 डिवीज़न करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 12x स्क्वायर आए, ठीक ना। तो देखिए, और दूसरी चीज़ इनका एडिशन जो आए वो x आए यानी 1 आए, तो 4 एंड 3, 4 3 जा 12 और 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, यानी प्लस x लाना है, तो यानी बड़ी वैल्यू क्या होगी वो पॉजिटिव होगी, इसलिए यहाँ आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x मैंने कॉमन लिया तो x प्लस 2 2 जा 4 2, फिर यहाँ से -3 कॉमन लिया तो ये x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये आया x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी एक टर्म तो x + 2, एक फैक्टर जो है x + 2 और दूसरा फैक्टर 2x - 3 आया इज इक्वल टू 0। x + 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2 इक्वल साइड चेंज कर देंगे, और 2x - 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू ये -3 जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो +3 हो जाएगा और ये 2 अपॉन में जाएगा, यानी x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का जो मूल आया, रूट आया, एक तो -2 और दूसरा 3/2। Thus -2 and 3/2 are 2 roots of the equation 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 का होगा। अब इसी तरीके से आइए हम लोग करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में दिया जा रहा है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। देखिए पहली चीज़ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चूँकि x की पावर 2 है। दूसरी चीज़ इस इक्वेशन में कितने टर्म हैं, 1, 2 और 3 टर्म हैं, 3 टर्म हैं। तो इसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इनके रूट्स ज्ञात करना है। तो पहले इनका फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला और तीसरा इन दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ध्यान दीजिए कि अगर √2x² इंटू 5√2 को मल्टीप्लाई कराया तो देखो √2 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2 और ये 5, यानी 5 2 जा 10 x², ये आएगा। मिडिल टर्म जो 7x है इसको ऐसे दो भागों में बांटना है जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 10x² आए लेकिन उनका एडिशन जो हो वो 7x हो। तो यानी 2 × 5 में अगर डिवाइड कर दें तो 5 2 जा 10 और 5 और 2 7, ठीक ना। तो इस आधार पे हम लोग कर सकते हैं √2x² + 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। √2x कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस √2 प्लस 5 कॉमन लिया तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो एक टर्म तो आया x प्लस √2 और दूसरा आया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस √2 इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस √2 हो जाएगा। तो यानी x की एक वैल्यू माइनस √2 आई। दूसरा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 इक्वल साइड चेंज करेगा तो -5 हो जाएगा और ये √2 अपॉन में जाएगा, यानी x इक्वल टू -5 अपॉन √2। तो इसे क्या करते हैं, √2 से नीचे और ऊपर जो है मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये √2 का मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा और ये ऊपर -5 √2 आएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से x की एक वैल्यू तो -√2 आई और दूसरी वैल्यू -5 √2/2 आई। thus -√2 and -5 √2/2 are two roots of the equation √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इस समीकरण के दो मूल ज्ञात हुए, एक -√2 और दूसरा -5 √2/2। अब आइए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट जिसमें दिया जा रहा है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए चूँकि इसमें 3 टर्म हैं लेकिन एक टर्म क्या है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहली चीज़ हम क्या कर लें, इसमें 8 अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक ना, तो इसके नीचे 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ आया 8, यानी 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 8 1 जा 1 × 1 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 16x² ही होगा और फिर 8x को ऐसा हमें डिवाइड करना है, 8 को ऐसा डिवाइड करना है जिसमें 16 आए। तो हम जानते हैं 4 4 जा 16, तो 4 4 के पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर देते हैं। 6x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन लिया तो ये आया 4 4 जा 16, 4x माइनस 1 और फिर -1 कॉमन लिया तो ये हुआ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी एक टर्म इसका आया 4x माइनस 1 और दूसरा टर्म भी वही आया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 इक्वल साइड चेंज करेगा तो +1 हो जाएगा अपॉन 4। और वैसे ही यहाँ भी, तो यानी x की वैल्यू जो है 1/4 और 1/4 आई, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही मूल प्राप्त हुए और वो 1/4 ही है। thus 1/4 एंड 1/4 आर 2 इक्वल रूट्स, यानी दोनों समान मूल हैं इस इक्वेशन के 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक, अब आइए इसी तरीके से देखते हैं इसका पार्ट 5th। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में दे रहा है 100x² माइनस 20x
प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यानी 20 जो मिडिल टर्म है 20x, इसको ऐसा डिवाइड करना है जो कि 100x स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। तो ये हुआ 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, तो 10 10 20 भी हो जाएगा और 10 10 जा 100 भी हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 10x कॉमन लिया, 10x माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक टर्म आया 10x माइनस 1 और दूसरा टर्म भी आया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1/10, और वैसे ही यहाँ भी x इक्वल टू 1/10। तो यानी x की वैल्यू 1/10 और 1/10 आई। Thus 1/10 and 1/10 are two equal roots of the equation 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0। यानी इस द्विघात समीकरण के दो एक समान 1/10 और 1/10 मूल प्राप्त हुए। ठीक, अब आइए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है एग्जाम्पल 1 टू सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी उदाहरण 1 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। और इसमें दो इक्वेशन दिए जा रहे हैं। एक तो इक्वेशन दे रहा है पहला एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर इस 45 को ऐसा डिवाइड करना है कि जिसका एडिशन तो -45 है और जिसका मल्टीप्लिकेशन वो क्या हो 324x स्क्वायर के इक्वल हो। तो इसे हम 9 और 36 में अगर डिवाइड करते हैं तो 9 प्लस 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 45, और 9 इंटू 36 करते हैं तो वो आ जाएगा 324। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम इसमें से x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लिया तो ये हो गया x और ये 9, यानी x कॉमन ले पर x माइनस 9, और फिर यहाँ पर माइनस 36 लेते हैं तो यहाँ बचा x, और फिर ये माइनस लिया था तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 36 9 जा 324 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर मिला x माइनस 9 और दूसरा मिला x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 9, एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 36। तो x की यहाँ दो वैल्यू आई, एक तो 9 और दूसरा 36। Thus 9 and 36 are two root of the इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ऐसे ही इसमें जो सेकंड इक्वेशन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर 55 को दो भागों में डिवाइड करना है, जिसका एडिशन तो 55 है और उसका मल्टीप्लिकेशन जो हो 750 हो। तो इसे हम 30 और 25 में अगर डिवाइड करते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा, और 30 और 25 को ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो इस आधार पर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। फिर x हमने कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस 30, और फिर माइनस 25 कॉमन लिया तो x माइनस 25 30 या 750 इज इक्वल टू 0। तो फिर हमें यहाँ पर दो फैक्टर मिलते हैं, एक तो x माइनस 30 मिलता है, दूसरा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 30, और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 25। Thus 30 and 25 are two roots of the equation x square minus 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 37 हो
और गुणनफल 182 हो। तो इसमें पहले सबसे पहले हम यही एज्यूम करते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकेंड नंबर इज 27 माइनस एक्स, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, इसका गुणनफल यानी पहला नंबर x और दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो इज़ इक्वल टू 182, ये इक्वेशन बनी। अब इसमें x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27x और माइनस x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो ये क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और इक्वल साइड चेंज किया तो ये प्लस का माइनस हुआ, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो अब क्या करते हैं, इस 27x का ऐसा फैक्टर करते हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 182x स्क्वायर हो, ठीक ना। चूँकि जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 182x स्क्वायर। तो ऐसा करने के लिए क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ ये इसे 13 और 14 में 14 प्लस 13 इक्वल टू 27 और 13 इंटू 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 182, ठीक है। तो इसे हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो ये हुआ x माइनस 13, फिर यहाँ से माइनस 14 कॉमन लिया तो ये हुआ x प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस, और 14 13 जा 182, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसमें दो फैक्टर आए, पहला तो x माइनस 13 और दूसरा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। डैट इज x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13 इक्वल साइड चेंज करेगा तो प्लस में हो जाएगा 13, और x माइनस 14 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 14 इक्वल साइड चेंज करेगा तो प्लस 14 हो जाएगा। तो यानी x की दो वैल्यू आई, पहला तो 13 और दूसरा 14। हैंस द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 13 एंड 14। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन सी होंगी, 13 और 14 होंगे, ठीक। अब आइए इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसके लिए पहले एज्यूम करते हैं लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी, पहला तो x और दूसरा x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो उनका सम जो है 365 है। तो देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। एक्स और एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365 का इक्वल साइड चेंज किया तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, यह इससे माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया, 2 से हमने सभी को डिवाइड कर दी तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब x को हमें दो भागों में डिवाइड करना है जिनका एडिशन तो x आए लेकिन मल्टीप्लिकेशन 182 एक्स स्क्वायर आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 और 13 में इन्हें सेपरेट करते हैं तो ये हो गया प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो ये हुआ x प्लस 14, फिर माइनस 13 कॉमन लिया तो x प्लस 13 14 जा 182 तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एक फैक्टर हो गया x प्लस 14 और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 14
और x माइनस 13 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 13। एक बात ध्यान रखिए कि चूँकि पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है तो पॉजिटिव यानी निगेटिव नहीं हो सकता, जबकि x की वैल्यू -14 आ रही है तो ये माइनस नहीं बल्कि प्लस ही होगा। हैंस द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। ठीक, अब आइए इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहे हैं द एटीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। यानी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी एक राइट ट्रायंगल दे रहे हैं जिनकी मान लीजिए बेस जो है लेट x, तो इसकी हाइट जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी हाइट क्या हो जाएगी x माइनस 7। और कर्ण इसका जो दे रहा है, एल्टीट्यूड जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 13 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल भी x सेंटीमीटर, यानी समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो माना x सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है वो x माइनस 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में दे रहे हैं कि कर्ण जो है हाइपोटेनियस वो 13 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल के विषय में दिया जा रहा है कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो उसी आधार पर हम लोग देखते हैं √x स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी अल्टीट्यूड ऊंचाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब इसके बाद ये देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे ब्रेक करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। और दूसरी चीज़, अगर ये अंडर रूट हटाना है तो इक्वल साइड के बाद जो संख्या 13 है उसे स्क्वायर कर देते हैं तो ये हट जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, चूँकि रूट हटाया तो ये 13 का होल स्क्वायर हो गया। फिर ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 7 2 जा 14x माइनस 14x प्लस 7 7 जा 49 इज इक्वल टू 169। 2x स्क्वायर x माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 को इक्वल साइड चेंज किया इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 49 को जब 169 से माइनस करेंगे तो माइनस 120 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसे क्या करते हैं, देखिए ये 2 से सभी वैल्यू कट रही हैं इसलिए 2 से हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2 कैंसिल हो गया यानी x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 यानी 7x माइनस 2 60 जा 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 3 टर्म में आ गए, तो 7x को हम लोग ऐसा ब्रेक करते हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 60x स्क्वायर हो और रेडिएशन 7x हो। तो 12 15 जा 60, 12 और 5 में इसको ब्रेक करते हैं तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 12 और यहाँ 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी इसके दो फैक्टर मिले, एक तो x माइनस 12 और दूसरा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यानी x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू इक्वल साइड चेंज होगा 12 और वैसे ही x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5। अब ध्यान दीजिए कि यह है x की वैल्यू जो माइनस 5 है, सिंस साइड ऑफ ए ट्रायंगल कैन नेवर बी निगेटिव।
यानी किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा कभी निगेटिव नहीं हो सकती। और ये वैल्यू जबकि -5 निगेटिव आ रही है तो यानी यह वैल्यू नहीं होगी, ठीक ना। x की वैल्यू एक्चुअल क्या है, वो 12 है। तो लेंथ ऑफ बेस, चूँकि x की वैल्यू 12 है तो लेंथ ऑफ बेस क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ एज्यूम भी किया है। और दूसरा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, यानी इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, वो है x-7। x की वैल्यू 12 है यानी 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर, यानी अल्टीमेट इसकी हाइट क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। और ये बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और ये इसका कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसी के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में दिया जा रहा है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each articles in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. यानी एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने पहले भी बताया कि जो चीज़ें पूछी जाएं उन्हें एज्यूम करना पड़ता है, उन्हें हम एज्यूम करते हैं। जैसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहली चीज़ निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक ना, और दूसरी चीज़ प्रत्येक नग की लागत, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे इक्वल टू x, यानी एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, वो माना x है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स ₹2x + 3, यानी एक दिन में निर्मित बर्तनों की लागत कितना है 2x + 3 माना। दिया जा रहा है गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90, यानी टोटल जो उत्पादन हो रहा है उनकी लागत कितनी है 90 रुपये। तो यानी अगर एक दिन में बर्तनों की संख्या निर्मित होती है x और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक बर्तन की जो है वो 2x + 3 है, तो जाहिर सी बात है टोटल प्रोडक्शन की लागत क्या है वो 90 रुपये दी जा रही है। तो इसे हम लोग करेंगे x यानी बर्तनों की संख्या गुणे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2x + 3 = 90। इसलिए अब x से 2x + 3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो x × 2x = 2x² एंड x × 3 = 3x, और 90 को इक्वल साइड चेंज किया तो -90 = 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 92 × 180x², यानी 3x को ऐसा डिवाइड करना है कि वो एडिशन में तो 3x हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 180x² हो। तो इसे हम लोग 12 और 15 में सेपरेट करते हैं, चूँकि 15 10 × 150 और 15 2 × 30, तो 180। तो 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। इसमें हम 2x कॉमन लेते हैं तो ये हो गया x - 2 × 6 = 12, यानी x - 6। फिर हम 15 कॉमन लेते हैं तो ये हुआ x और 15 × 6 = 90, x - 6 = 0। तो ये आया, एक फैक्टर तो हमें मिला x - 6 का और दूसरा मिला 2x + 15 का = 0। x - 6 = 0, देन x = 6।
और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -15, 15 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 2 अपॉन में आएगा, -15/2. सो x इक्वल टू 6. सिंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी निगेटिव, यानी किसी भी उत्पादन इकाई द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा वो कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती. भाई या तो उत्पादन नहीं होगा या उत्पादन होगा. अगर उत्पादन होगा तो पॉजिटिव होगा और नहीं होगा तो बंद रहेगी, जीरो रहेगा, लेकिन निगेटिव वैल्यू प्रोडक्शन की नहीं आ सकती है. सो कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो हमने जो एज्यूम किया था 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू यहाँ 6 है तो x के स्थान पे 6 रखते हैं तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 या 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 रुपीज़, यानी एक बर्तन के निर्माण की लागत कितनी आई? 15 रुपये. ठीक ना. हैंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड आर 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹15, यानी एक बर्तन के निर्माण, यानी टोटल 6 बर्तन बनेंगे एक दिन में और एक बर्तन के निर्माण की लागत क्या होगी? 15 रुपये होगी. ठीक, इसे हम इस तरीके से एकदम आसान विधि से समझ सकते हैं. आप इसे नोट कर लीजिए. इसी के साथ ही आपकी यह एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है. आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें. थैंक यू. सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू.